सही पड़ी डी नंबर के तो हम देखते हैं कि हमने सही पढ़ा, हमारे कॉन्सेप्ट देखते हैं सही है या नहीं। तो उनको मतलब वैलिड देखने के लिए टेस्ट होती है, या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या मुझसे कोई पॉइंट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुई, तो उसका बेस तरीका ये होता है कि हम वापस उसको यानी टेस्ट के थ्रू जो वो देखें कि वो किस तरीके से हमने उसको पढ़ा है या नहीं। सबसे पहले देखो 3 अल्फाज मैंने इधर रखे, उसको हम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की बहुत आसान टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर वर्ड दिए हुए थे, वाट दिया हुआ था, विच दिया हुआ था, दैट दिया हुआ था, मतलब 3 वर्ड्स हैं। इन तीनों वर्ड्स की कॉम्बिनेशन जो हमने इधर रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट सेंटेंस से थोड़ा आराम से देखते जाएं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दैट या विच या व्हाट आई हैव एवर वॉच्ड, ठीक है। दिस इज द बेस्ट। तो मैंने आपको कुछ सिचुएशंस हमने ऐसी पढ़ी है जिनमें की वर्ड्स दिए हैं और कॉन्टेक्स्ट बताया है कि अगर ऐसे अल्फाज आएंगे तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना। आपको कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे लिए ऑप्शन आसान हो जाए कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? हालांकि हमने 3 ऑप्शन रखे हैं, लेकिन वो कौन सा वर्ड है? वो द बेस्ट वर्ड है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम 2 किलो उसको ज्वाइन करेंगे ना रिलेटिव प्रोनाउन से। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सूटेबल होगा? तो देखो ये जो है ना सूटेबल है, जबकि विच और वाट लगाना यहाँ पर तरीके कीवर्ड लग गया। सेकेंड जो सेंटेंस है जो मैंने ओनली आपको नहीं पढ़ाया, देखो द ओनली जब आएगा तो भी हम क्या लगाएंगे? द ओनली। शायद वर्बली मैंने आपको बताया हो, लेकिन द ओनली भी आएगा। जैसे दिस इज द ओनली बुक दैट विच या व्हाट आई फाउंड यूजफुल। तो बेटा द ओनली के साथ भी ये भी एक कीवर्ड है, जैसे हमने कल पढ़े थे ना, उसमें ये भी कीवर्ड है कि हम उसके साथ दैट इस्तेमाल करेंगे, ना कि दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा है देखो, मारी क्यूरी इज द वुमन हु शी डिस्कवर्ड रेडियम, ठीक है ना, हु शी डिस्कवर्ड रेडियम। तो आप देखें मतलब यहाँ पर हमने 2 सब्जेक्ट लगा लिए एक साथ। हालांकि जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, रिलेटिव प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब्जेक्ट तो खुद हो जाते हैं, फिर जरूरत ही नहीं है कि हम दूसरा सब्जेक्ट इनके साथ जो है वो अटैच करके रखें। अब कोई एक सब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा, कौन सा रखें? क्या हम हु वाला सब्जेक्ट रखें या शी वाला रखें? क्योंकि 2 सब्जेक्ट है ना, दोनों में से एक को हटाना होगा, एक को रखना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे हैं। ये कोई ना कंपाउंड सब्जेक्ट है, जैसे हमने प्रोनाउंस के अंदर पढ़ा था 2, 3, 1 और 1, 2, 3 वाले कंपाउंड सब्जेक्ट 3 वर्ड थे, कामा वगैरह लगाकर एन लगाकर हमने अलग किया था, प्लूरल के तौर पर उन तीनों को हमने इस्तेमाल किया था। तो ऐसी कोई नेचर नहीं है इधर, मतलब सेम बात है। मतलब ये हु भी वुमन के लिए आया है और शी भी वुमन के लिए आया है। जो एंटीसीडेंट एक है ना, एक के लिए हमने 2 वर्ड इस्तेमाल कर दिए एक ही टाइम। तो अब कोई भी एक इस्तेमाल करना, 2 इस्तेमाल नहीं करने, तो कौन सा सूटेबल होगा? हम हु उधर इस्तेमाल करें या शी? क्यों? देखो हम हु इसीलिए इस्तेमाल करेंगे, शी को हम हटा देंगे, क्योंकि आपको 2 क्लोजेस को कनेक्ट करना है, जो कि शी की एबिलिटी नहीं है। मतलब वो तो इंडिविजुअल पर्सनल प्रोनाउन है, हाँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप देखो, फिर 2 सेंटेंस को आप कनेक्ट ना करो, फिर सही हो जाएगा। जब आप 2 सेंटेंस को रिलेट कर रहे हो तो रिलेटिविटी के लिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। देखो एक क्लोज आपका ये हो गया और दूसरा क्लोज आपका ये हो गया डिस्कवर्ड, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है और ये खुद सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल करेंगे।
शी जो है नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डबल सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद देखो कोर्स नंबर भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, हमने शायद ऐसे कुछ सेंटेंस डिस्कस किए, समझते चले प्लीज। देखो, दिस इज द हाउस दैट रिजवान बिल्ट इट। ठीक है, दिस इज द हाउस दैट रिजवान बिल्ट इट। तो अब हम दैट तो इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल करें या विच इस्तेमाल करें, दोनों सही है, क्योंकि जो एंटीसीडेंट है वो एक थिंग है, तो थिंग के साथ हम यानी दैट और विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसमें हम जो है वो मतलब जो वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, सिर्फ दैट इस्तेमाल करें, विच दैट दोनों इस्तेमाल करें। अब हुआ क्या है पता है, मुझे बताओ ये दैट जो है दैट, ये तो मैंने बार बार सबको क्वेश्चन किए थे आपसे कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट जो है इन अल्फाजों का समझ में आ जाए। तो इधर जो दैट हमने इस्तेमाल किया है, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है या ऑब्जेक्ट के तौर पर? हाँ, इधर इसका जो यूज है वो यूज कैसा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। सीधी सी बात है ना, यानी बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर ये हमें बातें समझ में नहीं आती, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, या जिस वर्ड को जिस रिलेटिव प्रोनाउन को सीधा वर्ब मिल रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसको सीधा वर्ब नहीं मिल रहा है, बीच में कोई दूसरा वर्ड आ रहा है उसको वर्ब मिल रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ वर्ब किसको मिल रहा है, मतलब वर्ब किसके साथ है, रिजवान के साथ है। ओके, वर्ब जो है वो रिजवान के साथ, यानी बिल्ट जो वर्ब है ये बिल्ट ये रिजवान के साथ इस्तेमाल है, उसके साथ नहीं हुआ। तो जब आपका इसी क्लॉज का सेम क्लॉज का ऑब्जेक्ट आ गया तो आप क्यों मतलब ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी हाउस के लिए, इस भी हाउस के लिए, दैट भी हाउस के लिए। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट दे दिए तो दो की कोई जरूरत नहीं। देखो, दिस इज हाउस दैट रिजवान बिल्ट, मतलब दैट रिजवान बिल्ट, व्हाट डिड रिजवान बिल्ड, मतलब दैट मीन्स हाउस। ये जो वर्ड है इसके लिए आया है, ये एंटीसीडेंट हाउस है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये हमने इट इस्तेमाल किया, ये किसके लिए आया है? ये भी हाउस के लिए है। तो एक वर्ड वही बात सब्जेक्ट वाली, एक हमारे पास वर्ड और दो अपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर ली, तो जरूरत ही नहीं। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, देखो इनके अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अंदर इनके स्ट्रक्चर में या इनके जो वो सिंटेक्स में ग्रामर में मौजूद है, तो डबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारा गलत है। अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर इसको हटाकर ये लगा लो, यानी दिस इज द हाउस रिजवान बिल्ट इट, ये रख लो, तो इसमें क्या होगा? तो ये कैसे होगा मुझे बताओ? जब दो आपके पास सेंटेंस पढ़े हैं तो ये कैसे इनको कनेक्ट करें? ठीक है, हाँ वो अलग बात है, कंपाउंड या किसी दूसरे कंजंक्शन, लेकिन हमारा जो टॉपिक है ना, हम उस पर बात करें। वो अगर अंदर एड कर देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, वो जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी रिलेटिव की बात है, ठीक है, तो आपके ये दोनों सेंटेंसेस रिलेटिव होंगे नहीं, तो इसीलिए इसी को हटाना जरूरी है। उसके बाद नंबर 5, व्हाट इज देयर दैट या विच या व्हाट इन अब कंटिन्यूसली। अब क्वेश्चन है, अब इंट्रोगेटिव सवाल या सेंटेंस। आपको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही, व्हाट इज देयर दैट या विच व्हाट। बेटा जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो ना, सवाल या सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम दैट इस्तेमाल करें, हम कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका सेंटेंस या आपका सेंटेंस यानी क्वेश्चन से, इंट्रोगेटिव से, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव से अगर सेंटेंस बनाए, तो ऐसे दो क्लोजेस को आप कनेक्ट या ज्वाइन करेंगे दैट से, ना कि विच या व्हाट इस्तेमाल करेंगे। Who's there that always determines his study। ठीक है ना, ना हम विच इस्तेमाल करेंगे ना हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों नहीं, सॉरी ये काम। अच्छा ये भी सही है, चलो व्हाट इज देयर दैट विच या व्हाट इन कंटिन्यूसली। तो देखो व्हाट भी गलत है, देखो विच भी गलत है। अच्छा ये क्यों गलत है, इधर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नहीं व्हाट इज देयर विच एनाइजस या व्हाट एनाइजस, ये क्यों हम नहीं लगा रहे हैं, और दैट क्यों लगा रहे हैं? देखो विच या व्हाट भी मतलब एक क्वेश्चन की तरह की स्ट्रक्चर है। देखो ये भी वापस जो है थोड़ा सवालिया जैसी नेचर वाले अल्फाज हो रहे हैं, तो सवालिया तो हमने एक बार कर दिया है,
एक ही वर्ड इस्तेमाल करके हमने इंट्रोगेटिव बना दिया है, ठीक है। तो हम वापस ऐसी स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे, वापस इधर जो रेस्ट प्रोनाउन रखेंगे ना, ये की वर्ड है। तो इधर जैसे सुपरलेटिव डिग्री की वर्ड है, तो आपने क्या इस्तेमाल किया, दैट। द ओनली की वर्ड है, तो हमने दैट लगाया। द फ्यू की वर्ड है, देखो तो हम दैट लगाएंगे। द सेम की वर्ड है, तो हम दैट लगाएंगे। या द लिटिल की वर्ड है, तो दैट है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका सेंटेंस सवालिया है तो आप ऐसे सेंटेंस के लिए अगर आगे कोई दूसरा क्लोज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो क्लोज आप दैट से ज्वाइन करेंगे, ना कि विच और व्हाट से ज्वाइन करेंगे। यानी व्हाट इज देयर दैट इन द कंटिन्यूस। उसके बाद सेकंड भी हमने कर लिया है, ठीक है। सेकंड देखो हु इज देयर, ये भी हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें एरर कौन सी है, क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। हु इज देयर दैट ऑलवेज डिटरमिन हिज स्टडी, क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हम दैट इस्तेमाल करेंगे, ना विच इस्तेमाल करेंगे, ना व्हाट इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों से हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जब सवालिया वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर होती हैं उनको भी हम व्हाट और हु वाले या कोई भी हम पूछते हैं तो ऐसे दो क्लोजेस को कनेक्ट दैट से करेंगे, ना कि विच व्हाट से करेंगे। उसके बाद 7 है, फरहान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट विच व्हाट आई नो, ठीक है। तो अब आप देखो कीवर्ड हमारे पास पड़ा है कि हमने जो है ना सुपरलेटिव डिग्री लगाई, सुपरलेटिव डिग्री लगाई। तो सुपरलेटिव डिग्री लगाने की वजह से हम दैट लगाएंगे, ना कि विच या व्हाट इस्तेमाल करेंगे। देखो फरहान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक और वर्ड है जो मैंने इधर नहीं दिया है, वो मैं आप देखकर पूछता हूँ। देखो फरहान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट हु विच व्हाट, मतलब एक और वर्ड जो ज्यादा थोड़ा करीब है वो भी लगा देते हैं इधर, ठीक है। चलो ये तो बहुत दूर के, लेकिन ये हमने लगा दिया। लेकिन इसमें ये होता है कि जब ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर आती है, माना जब कीवर्ड्स वाली ये स्ट्रक्चर आती है, ये कीवर्ड्स वाले जो हम पढ़ रहे हैं, कीवर्ड्स वाले ये वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है, इनमें स्पेशली ऐसे क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हम वो दैट को प्रिफर कर रहे हैं, स्पेशली दैट लगाते हैं। माना बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, स्पेशली हम दैट लगाते हैं, दैट को हम प्रिफर करते हैं, खास तौर पर दैट लगाते हैं, माना स्पेशली वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो हम प्रिफर करेंगे देखो दैट को। बाकी यही बात रही कोई गलत नहीं है। देखो अगर आप हु लगाएंगे, सीधी सी बात है, ये क्या है, somebody ये पर्सन है, पर्सन के लिए हु लगता है। अब मैं बोलूं नहीं हु मत लगाना, गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ है बुक के अंदर कि स्पेशली हम जो यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में वो दैट को यूज करते हैं, ठीक है, दैट इस्तेमाल करते हैं जो कीवर्ड हमें दिए हुए। तो अब आप देखें आपसे कोई कुछ पॉइंट मिस हुई है या मतलब मैंने सही नहीं पढ़ाएंगे या जल्दी में हम पढ़ा के गए, तो आप प्लीज ये बहुत टेस्ट के लिए आपको मतलब जहन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स जो पढ़ी हैं उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके समरी जो हम बनाई है हमने, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में जो है हमारे पॉइंट्स को हमने समराइज किया है, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है, मसला ना हो। देखिए बेटा 8 पे हम चलते हैं। इट इज द सेम आंसर दैट या विच या व्हाट यू हैव गिवन, ठीक है। तो देखो आपके पास द सेम कीवर्ड पड़ा है, द सेम कीवर्ड पड़ा है, तो देखो ये वाला नहीं, द सेम अगर आ जाता है मतलब क्लोज के अंदर, तो हम ऐसे 2 क्लोजेस को ज्वाइन करेंगे दैट के साथ। उसके बाद देखो 9 नंबर भी बहुत आसान है, देयर इज नथिंग दैट या विच या व्हाट कैन डिस्टर्ब यू, ठीक है। तो अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए मैंने आपको बताया कि हम मतलब दैट से ज्वाइन करते हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो हमने दैट से देखो ज्वाइन कर लिया। फिर नंबर 10 देखो, द टीचर इज हियर दैट या हु या व्हाट आई सॉ वर इन द ऑफिस, या बल्कि मैं एक और वर्ड इधर ऐड कर दूं,
मतलब जो और ज्यादा चौथा वर्ड भी मैं लगा देता हूँ। देखो, द टीचर एंड इंस्टीयर सेड हु व्हाट एंड विच आई सो वर इन द ऑफिस। तो बताएं कौन सा सूटेबल। देखो, हमने पढ़ा है ये कि जो दो डिफरेंट चीजें होती हैं, दो डिफरेंट होती हैं, तो उनको रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक टीचर एक दूसरा देखो थिंग है। आपको याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया था, कौन सा? पर्सन प्लस थिंग। ठीक है, पर्सन प्लस थिंग। तो पर्सन प्लस थिंग वाले में हम जो वो प्रीफर किसको करेंगे? दैट को करेंगे ज्वाइन करने के लिए क्लोज को, ना कि विच और ये लगाएंगे। बहुत आसान है। देखो, द ओनली थिंग दैट या विच या व्हाट बेटर इज टू फाइंड अवर वे होम। इट्स द ओनली थिंग। ठीक है, द ओनली थिंग। तो हमारे पास द ओनली पड़ा है। बहुत आसान ये रिलेटिव प्रोनाउन से जो यूजेज है इस टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट के अंदर आर्टिकल भी हमारा जो है ना, आर्टिकल वो भी इंक्लूडेड है। आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं तार आज आर्टिकल का आपको करवा देता हूँ, तो वो भी इंक्लूडेड है। देखो, विच भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, और हम इस्तेमाल करेंगे दैट। उसके बाद देखो, आई होप द लिटिल दैट या विच या वाट आई हैव डन इज बीन यूज्ड। तो बेटा इसमें देखो कीवर्ड कौन सा पढ़ा है? द लिटिल पढ़ा है। तो ये है कि आप जब टेस्ट करें तो सिर्फ कीवर्ड को देखकर और राइट ऑप्शन को चूज करें। तो राइट ऑप्शन हमारे पास दैट आ गया, वाट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप द लिटिल दैट आई हैव डन हैज बीन यूजफुल। आप बताएंगे इधर दैट में ना, ये क्वेश्चन ऐसे मुझे करने नहीं चाहिए क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आपको जगाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये जो दैट इधर इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? आपने इतना पढ़ा है, अच्छे नमूने से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। ना कि अब आप छोटी क्लास 7वीं 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं कि अब आप रट्टा लगाएंगे, इधर क्या आता है, आखिर में क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है। तो वो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको नेचुरल लर्नर चाहता हूँ कि आप बने, आपको पता पड़ेगी ये चीजें। तो ये क्या है इधर? ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ वर्ब आया नहीं। वर्ब देखो इसके साथ आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो ऑल दैट व्हाट विच व्हाट यू से इज सर्टेनली ट्रू। बेटा देखो, ये जो ऑल एंड ऑल, ये भी दैट कैरी करेगा। ऑल के बाद हम दैट कैरी करेंगे अगर 2 क्लोजेस हमें ज्वाइन करने। देखो 2 क्लोजेस है ये। 2 क्लोजेस कैसे? देखो, एक क्लोज ये हो गया बेटा, देखो एक क्लोज ये हो गया। अब ये जो थर्ड इज लगा है, ये इज लगा है किसके साथ? इस दैट के साथ, और दैट जो लगा है वो ऑल के साथ लगा है। अब ऑल जो है ना, ऐसा नहीं है। अब ऑल ऐसा नहीं है कि प्लूरल, सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ। हमें लगता है कि ऑल जो होता है वो सिर्फ प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं भाई ऑल द स्टूडेंट, सर देखो, ठीक है, मैं बोलूं भाई ऑल द पीपल, हाँ ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन ऑल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी तो इतना है कि वो सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखो, ऑल द बुक इज कंप्लीट। सर ऑल द बुक, मतलब पूरा बुक मैंने कंप्लीट कर लिया, पूरा मतलब कंप्लीट वाले सेंस। ऑल इज वेल, देखो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल क्या माना? मतलब जो हम अनकाउंटेबल कोई चीज है उसकी बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ये जो मतलब हमारा इशारा जो है ना किसी अच्छी बात की तरफ है, बेहतर है सर, सब कुछ बेहतर है। ठीक है, ऑल इज वेल। या आपने एक कोट पढ़ी होगी, मशहूर कोट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखो इसमें भी कोई प्लूरल वर्ब नहीं, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इंडेफिनिट के तौर पर ये देखो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगुलर वर्ब और 2 क्लोज हो गया। अब 14 है, हैव यू गॉट एनीथिंग दैट या विच या व्हाट बिलोंग्स टू मी। ठीक है, अब वापस ये देखो सवालिया है तो हम एनीथिंग लगाते हैं। देखो ना, हमने सवालिया में एनीथिंग लगा दिया और फिर कीवर्ड हमें मिल गया, हमने ये इस्तेमाल किया, इसको हटा दिया, बिलोंग्स लगा दिया। उसके बाद 15 है, आई फॉरगेट मोस्ट ऑफ द फीलिंग्स विच या दैट या व्हाट आई सी। तो देखो अब इसमें कोई नहीं, अभी इधर मोस्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, प्रोनाउन के तौर पर ना ज्यादा फिल्म। ठीक है, मेनी ऑफ द फिल्म, आई फॉरगेट मेनी ऑफ द फिल्म, मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म, ये इसका मतलब ये। ठीक है, विच या देन या व्हाट आई सी।
आपकी मर्जी, आप मतलब आग तो नहीं लगेगा। आई फॉरगेट मोस्ट ऑफ द फिल्म, दैट आई सी या विच आई सी, क्योंकि इधर कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं कि इधर कोई कीवर्ड आया है, या भले ना लगाएंगे तो भी सही लगेगा। आई फॉरगेट मोस्ट ऑफ द फिल्म आई सी, लेकिन इससे ये नहीं लगेगा कम से कम। ठीक है, विच आई सी या दैट आई सी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। हमें लग रहा है मोस्ट जो सुपरलेटिव है, लेकिन अभी इधर इसमें नजर नहीं आ रहा है। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा होगा ना तो ये सुपरलेटिव होगा। हाँ, 12 नंबर में। हाँ, तो देखो, आई होप द लिटिल दैट हैज बीन यूजफुल। ठीक है ना, तो देखो, आई होप द लिटिल दैट विच व्हाट आई हैव डन हैज बीन। अच्छा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर समथिंग की बात की जा रही है, मतलब कोई लिटिल जो है ना वो समथिंग है, तो इसीलिए हमने पेशेंस रखा है। लिटिल है ना, कोई मना कोई ऐसा एक्शन है, कोई समथिंग है। यहाँ पर कोई काउंटेबल चीज है नहीं, कोई पर्सन है नहीं कि किसी पर्सन ने अगर कोई एक्शन किया हो तो हम मतलब ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि somebody has done something, इसका मतलब कोई समथिंग है दैट इज यूजफुल। जैसे हम बोले स्टडी इज यूजफुल, वर्क इज यूजफुल, किस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं? डिटर्मिनर तब होता है जब नाउन हो। देखो ना, उसके बाद अगर जब नाउन होगा तब हम डिटर्मिनर को बोलेंगे। अभी इधर देखो, ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। डिटर्मिनर तब होगा जब इसके साथ प्लस इधर क्या होगा। ठीक है ना, और डिटर्मिनर के साथ हम वर्ब इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, डिटर्मिनर कब होगा? प्लस नाउन इधर, प्लस नाउन आने से ऐसा करते, द लिटिल वाटर, द लिटिल फूड, द लिटिल मनी। तो अब देखो इधर डिटर्मिनर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद नाउन आए। इधर देखो, इसके बाद नाउन नहीं आए। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं शाबाश। तो ये आपके तकरीबन अच्छे हो गए। ये एक स्लाइड है, इसको भी थोड़ा देख ले। ये नहीं है, ये नहीं है, देर न हो जाए। ये दोनों हो गए। इसके अंदर एक और था जो हमने ये भी नहीं किया। तो एक अभी एक और है जो शायद इधर हमने लिखा रखा नहीं, ठहरे, लेकिन वो मैं आपको कल ही शो कर दूंगा। लेकिन एक अगर अभी एक और मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज है रिलेटिव प्रोनाउंस की, तो हम कल इंशाल्लाह आपको शो कर देंगे। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है, जो इस जीटी के लिए नया टॉपिक है, देखो बेटा, उसका नाम है आर्टिकल। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, देखो आप बोलते हैं सर नाउन हमने क्यों पढ़ाया गया। ये बेटा आपका टॉपिक है, मतलब ये पीएमसी का टॉपिक है आर्टिकल। भले आप सिलेबस के आर्टिकल और नाउन का आपस में गहरा ताल्लुक है, मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बेसिक भी स्ट्रक्चर पढ़ी होंगी तो उसमें आपको ये डेफिनेशन या ये सेंस आपके ऑलरेडी मौजूद होगा कि जो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नाउन का पता नहीं होगा प्रॉपरली, अगर नाउन, हम नाउन को कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन पढ़ लिया, अब पढ़ें प्रोनाउन को। तो 1 महीने या 10 दिन के अंदर हम सब चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे डर के भी चीजों को कोशिश करता हूँ कि यार फंक्शनल चीजें पढ़ाऊं और काम वाली पढ़ाऊं, मैं खुद इतनी डीप में ना जाऊं। लेकिन आप जब पूछते हो तो मैं आपको मैं बोलता रहता हूँ वहां पर। तो बेटा देखो, आर्टिकल्स का सीधा ताल्लुक नाउन से। अब अगर नाउन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको ये जो मैं बार बार एक वर्ड जो हर वक्त बोलता आ रहा हूँ, कौन सा, डिटर्मिनल डिटर्मिनल डिटर्मिनल, देखो अब ये वर्ड आपको इधर काम देगा। ये आपका टॉपिक है और ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। मतलब आर्टिकल कोई इजी नहीं है, इसको कहीं कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको भी सिंप्लीफाई करके आपको समझाएं। देखो बेटा, आर्टिकल जो होते हैं ना,
यानी एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। दो आर्टिकल्स होते। आर्टिकल्स के हमारे पास कितने टाइप थे? दो, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल में वर्ड्स आते हैं वो कौन से? यानी एक जो वर्ड इस्तेमाल होता है इंडेफिनेट आर्टिकल में वो होता है ए और दूसरा होता है एन। ये ए और एन क्यों है? मना आर्टिकल तो एक ही है, तो एक वर्ड आना चाहिए। इधर देखो, जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो डेफिनेट में सिर्फ हमारे पास एक आर्टिकल है, जब इंडेफिनेट के अंदर देखो दो आर्टिकल पड़े। ऐसा क्यों? ठीक है ना? हाँ, इसीलिए क्योंकि ये जो हमने दो लिखे हैं, मतलब बात एक ही है, मीनिंग एक ही है। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं जब कोई एक चीज हो, जब कोई एक मतलब नाउन की हम बात कर रहे हैं तब ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल जो है ना साउंड के हिसाब से, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है बेसिक है, तो देखो हम अ इस्तेमाल करते हैं। और जब वाउल साउंड होता है, मतलब कोई भी वर्ड उसका फर्स्ट जो लेटर उसकी आवाज अलिफ से या इंग्लिश में हम बोलेंगे अ से निकल रही हो तो हम एन इस्तेमाल करते हैं। जबकि द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो साउंड के हिसाब से नहीं इस्तेमाल करते, कॉन्सोनेंट के साथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वाउल साउंड के साथ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक का नाम है इनडेफिनेट, दूसरे का नाम है डेफिनेट। दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है। इनडेफिनेट माना ऐसा आर्टिकल जिसको हम डिफाइन ना कर सकें, ठीक है, जिसको हम डिफाइन ना कर सकें, हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हमें पता ना हो, माना कोई पर्सन कोई थिंग वो अननोन हो, जिसके बारे में हमें मालूम ना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल। हमें जिसका पता ना हो तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, वेन somebody or something is unknown, ठीक है ना? वेन एक एग्जांपल इसका देते हैं, वेन somebody या समथिंग, बेटा देखो इज अननोन, हमें उसका कुछ इतना पता ना हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? वी यूज एन indefinite आर्टिकल, वी यूज एन indefinite आर्टिकल। तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। समझते जाए, बहुत बेसिक बता रहा हूं। यानी जब हमें पता ना हो किसी का कि कौन है क्या है, ठीक है ना, और स्पेसिफिकली उसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, तो देखो क्योंकि दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है। अल्फाजों में देखो, अल्फाजों में डेफिनेट इनडेफिनेट, डेफिनेट वर्ड का अपोजिट क्या होगा? इंटरनेम क्या होगा? इंडेफिनेट। तो अल्फाजों में देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो डेफिनेशन में भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। माना अब आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। माना इसका मतलब हुआ, यानी इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा आर्टिकल जिसके बारे में पता ना हो। वेन somebody समथिंग इज अननोन वी यूज एन इनडेफिनेट, माना जब पता ना हो किसी के बारे में तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेट कब लगाएंगे? जब पता हो, जब हमें मालूम हो उसके बारे में, ठीक है ना, या नोन हो, माना स्पीकर को पता हो या जो वो लिसनर्स को पता हो या रीडर को पता हो, मतलब सिचुएशन ऐसी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्फाजों में भी एक दूसरे के एंटोनिम के अपोजिट, डेफिनेशन में भी एक दूसरे के अपोजिट या एंटोनिम, और यूज में भी इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे बात या आइडिया, तो आराम से इसका जो यूज होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वेन somebody something is unknown we use an indefinite article, तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस पे। तो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि जो आर्टिकल्स का यूज होता है वो हम नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हमने नाउन्स पढ़े, यानी प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा, हमने कॉमन नाउन पढ़ा, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, हमने मटेरियल नाउन के एग्जांपल दिए, कलेक्टिव नाउन के दिए, अनकाउंटेबल के दिए। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि किस किस नाउन के साथ हम इस्तेमाल करें, ठीक है, किस किस नाउन के साथ जो है हम ये आर्टिकल इस्तेमाल करें। लेकिन जो यूज होगा इसका वो किसके साथ होगा? नाउन के साथ होगा। तो पहले देखो जो मैंने लिखा है इनडेफिनिट के बारे में, जैसे आप देखो मैं लिखूं इधर आई सो अ मैन, आई सो अ मैन, एक मैंने ये लिख लिया। दूसरा देखो मैंने सेंटेंस दे दिया आई सो मैन। बेसिक आपको ऐसा दे सकते हैं,
आइसो मैन देखो हमने लिख लिया। तो दोनों में से कौन सा सही है? एक बात दें मेरे को, नाउन के अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर कोई एशियन होता है और एशियन अननोन होता है, उसके बारे में आपको पता नहीं, बेटा एशियन है उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, ठीक है ना, तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हमने ये इस्तेमाल किया ना, ये क्या है? ये एशियन है। एशियन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब वो उसके बारे में हमें पता ना हो, वो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाकर उसको सेपरेट करेंगे। आई सो अ मैन, दूसरा आई सो मैन। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि अब जो आपका डिटरमिनर या आर्टिकल है उसके बगैर एशियन जो इस्तेमाल करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो देखो ये एरर है, ठीक है, ये एरर है। एक और देखो, शी इज एन इंटेलिजेंट। शाबाश शाबाश, बेल लग गया है, थोड़ा समझते चले। शी इज एन इंटेलिजेंट, बेटा देखो ये पढ़ा, शी इज एन इंटेलिजेंट, समझ में आया? शी इज एन इंटेलिजेंट। तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जैसी साउंड होगी वैसा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो साउंड कौन सी है? वॉइस साउंड है ना, तो हमने क्या लगा लिया? देखो ये लगा लिया, शी इज एन इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे ना, तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझ नहीं रहे, ठीक है। जो मतलब हाँ खाली मत तो इंजा कर हाँ से हलंदा लो, एसी कोच में बैठा हो ऐसे जड़ो कर को गानों के वाले बुझना के वने, बेटा ये गलती कौन सी है मेरी? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ थोड़ी इस्तेमाल होता है। तो ये देखो आपका गलत हो गया, एरर हो गया। तो अब अगर हमें करेक्ट करके लिखना है, देखो करेक्ट करके हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। तो देखो, तो हमने अब सही लगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को इतना ये भी मसला है, सर ये इधर क्यों लगा, इधर लगना चाहिए, केड़ो जवाब दिया हूं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर एशियन है ना, आप कहते हो तो एशियन के साथ लगना चाहिए। बेटा एक तरतीब होती है, एक तरतीब होती है कि अगर मतलब यानी एडजेक्टिव आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, देखो आर्टिकल है, फिर नंबर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, ये ऐसा लगता है, मतलब एक तरतीब होती है, वो तरतीब आपको रखनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह बाकी हम कल जो है वो पढ़ लेंगे।